एक रियल एस्टेट के लिए गुड न्यूज़ है। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को अनचेंज रखा है और वो 6.5% पे ही रहेगा। एंड उसका असर हम दोस्तों साफ देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, पार्टिकुलर रियल एस्टेट सेक्टर की, डीएलएफ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस करीब 2 से 3% बढ़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का प्राइस करीब 4 से 5% के आसपास बढ़ रहा है और निफ्टी रियलिटी भी करीब 2% या 2.5% के आसपास बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। कुछ और न्यूज़ देख लें। क्रूड ऑयल, ब्रांड क्रूड ऑयल के थोड़ा सा एक इशू है कि वो ओपेक प्लस ने अपना एक कट किया है कि हम अपने प्रोडक्शन को हम कम करेंगे जिससे प्राइस ऊपर जाएगा और करीब उसका असर दिखाया है। तो जो प्राइस है वो करीब आई बिलीव $85 के आसपास पहुंच गया है पर बैरल। एक न्यूज़ ये है। एंड अनदर न्यूज़ दोस्तों ये है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी का जो फोरकास्ट था पहले 6.6%, अब वो कट करके 6.3% पे कर दिया है। तो एक न्यूज़ ये भी है जो कि थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं नेगेटिव है। और इन न्यूज़ का असर कैसे माय डियर कैसे रियल एस्टेट से पड़ेगा और बिटवीन भी जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे हमारा इन सब का असर एक ये जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर पे कैसा पड़ेगा ये हम देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम रियल एस्टेट पे जो एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसको दो तरह से करेंगे, द वन साइड डिमांड और अनदर सप्लाई। तो डिमांड साइड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें दो सेगमेंट बांट दिया गया है, एक अफोर्डेबल हाउसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लग्जरी हाउसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस हिसाब से मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो एक कंक्लूजन पे आए हैं रिसर्चर एंड एक्सपर्ट्स कि अफोर्डेबल हाउसेस के जो प्राइस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गया बिकॉज ईएमआई हिट कर रही है तो उनकी डिमांड कम हो रही है और लग्जरी हाउसेस पे इसका असर नहीं पड़ रहा। तो लेट्स चेक इट करते हैं क्या वाकई में सच है। तो माय डियर कुछ हद तक तो लग रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसेस हैं वहाँ पे ईएमआई की वजह से हिट हो रही है मार्केट, ये दिख रहा है हमें। तो थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर इज ए केस सेफ। केस सेफ में क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने ऐसे बनाया तो जो ये नीचे वाला जो कर्व है ये है अफोर्डेबल हाउसेस की, क्योंकि इनकी इनकम कम हो गई है या क्या बोलते हैं जो कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से इनकी डिमांड कम हो रही है। और ये वाला जो के का जो कर्व जा रहा है ये लग्जरी हाउसेस के लिए है क्योंकि इन पर खास असर नहीं पड़ रहा। जैसे अभी डीएलएफ ने अपने प्रोजेक्ट निकाला है जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 7 करोड़ रुपीज़ है। नाउ अगर हम इसकी बात करें, जो अफोर्डेबल हाउसेज की हम बात करें, इसका ईएमआई पे हिट कर रहा है दोस्तों। कैसे देखो, अगर हम एक एवरेज प्राइस लें करीब 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, हम अगर लेते हैं एवरेज प्राइस, तो वो करीब एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2022 में उसकी जो किस्त थी पर मंथ की ईएमआई थी वो करीब थी 38,000 एंड जो आज बढ़ के करीब हो गई है 47,000 पर मंथ। और दोस्तों हमारे पास हमने अपना एक एल्गोरिथम मॉडल बनाया है जो प्रिडिक्ट कर रहा है होम ईएमआई को। वो करीब अगर यही स्थिति रही तो करीब ये 50,000 पर मंथ पहुंच जाएगा ईएमआई। तो अगर हम समझें कि एक साल पहले जो करीब 38,000 किस्त देता था 38,000 रुपये, अब वो 50,000 देगा, अभी नहीं करीब अक्टूबर के आसपास तक, तो 12,000 की ईएमआई कॉस्ट बढ़ गई अफोर्डेबल हाउसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और थोड़ा सा इसको हम एक अदर वाले बात करें तो हमारे एक मॉडल ये भी कहता है कि अगर एक रुपया किस्त देता था वो अप्रैल 2022 में एंड वो आज जो किस्त दे रहा है वो दे रहा है करीब ₹1.24, यानी करीब 20 या 24% के आसपास उसकी ईएमआई बढ़ चुकी है लास्ट 1 ईयर के अंदर। ये एवरेज है, किसी का प्लस होगा किसी का माइनस होगा। एंड जो हमारा मॉडल कह रहा है, जो एल्गोरिथम मॉडल कह रहा है होम ईएमआई का, वो ये कह रहा है, आपको दिखा हमारे स्क्रीन पे, कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी ₹1.30 अक्टूबर यानी कि इस साल के एंड तक। तो यानी कि माय डियर 1.5 साल के अंदर आपकी ईएमआई जो है ₹1 से बढ़कर ₹1.30 हो गई है, अगर हम बात करें ₹1.21 में। तो इसका असर हमें दिख रहा है कि ये अफोर्डेबल हाउसेज पड़ रहा है।
यहाँ पे जैसे अभी मैं डिस्कस किया था कि आरबीआई ने उसी को कंसिडर करते हुए जो रेट को उन्होंने पॉज किया है कि भैया हम, और इसके पीछे एक रीजन और है। अभी एक दिन कपल ऑफ डेज बैक देयर वाज अ न्यूज़ कि रियल्टर्स जो बॉडी है उन्होंने दे हैव अप्रोच बिफोर द आरबीआई और उन्होंने कहा है कि जो रेपो रेट्स जो हाइट्स हो रहा है इसको होल्ड कीजिए। तो शायद क्योंकि जो रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो करीब करीब इंडिया की होल इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट करता ही है। एंड शायद उनकी बात को उन्होंने कंसिडर किया और रेपो रेट को उन्होंने अनचेंज किया। तो ये गुड न्यूज़ है, जो शायद एक राहत मिलेगी अफोर्डेबल हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ राहत अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि आरबीआई एक मजबूरी में उसको अपना रेपो बढ़ाना पड़े। नाउ हम बात करते हैं लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट्स की, जहाँ पे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर ये कह रहे हैं कि इस पे जो ईएमआई की जो बढ़ रही है उसका असर कम पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिसर्च करें, थोड़ा सा समझें दोस्तों कि कुछ पॉइंट्स चल रहे हैं जिसको हम ये समझ पाएंगे और ये हम ये कहेंगे कि हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुँचेंगे कि इसका असर लग्जरी सेगमेंट्स में आएगा नहीं आएगा। लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, उनमें जॉब्स जा रही हैं और यूएस में और जो यूरोपियन में बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट भी आएगा। और अभी 2 दिन पहले ही ओपेक प्लस ने जो अपना क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कट करने का डिसीजन लिया है और जो कहा ना कभी कि $85 तक उसका प्राइस पहुंच गया है पर बैरल। तो ये जो इस सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो हैं, इट विल हैव ए सम काइंड ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी इन पार्टिकुलरली इन अ शॉर्ट रन। एंड दोज पीपल who buy the luxury हाउस सेगमेंट्स, उनकी इनकम जो होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ग्लोबल के साथ अटैच होती है। अगर यहाँ पे कोई ट्रमॉइल या कोई सिचुएशन ऐसी बनी तो डेफिनेटली वो सेगमेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जो लग्जरी सेगमेंट में कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ बुकिंग अमाउंट देते हैं और वो अपनी फ्यूचर की इनकम के बेसिस पे ये सोचते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को या इस हाउसिंग को हम खरीद लेंगे। बट अगर उनकी इनकम जहाँ पे आगे ट्रैप हो गई, जो चल रहा है सिनेरियो, तो सिचुएशन क्या होगी ये थोड़ा देखना। तो जो रिसर्चर कह रहे हैं मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूँ कि इनका असर जो सेगमेंट्स हैं लग्जरी सेगमेंट्स में उन पर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आई डिफर फ्रॉम दोज पीपल्स। एंड मेरे जो दर्शक हैं मैं उनके सामने एक चीज और शेयर करूं कि जैसे अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझना चाहिए कि लग्जरी सेगमेंट से पड़ेगा असर नहीं, वो है यूएस इन्फ्लेशन। जैसे कहा कि यूएस का अभी लास्ट जो फरवरी का जो रीड आई है वो 6% के आसपास आई है कि इन्फ्लेशन है, और इंडिया का 6.4 है। थोड़ा सा ऐसा समझो कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है हमारा यूएस का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। यूएस का जो 6% इज क्वाइट हाई, क्योंकि उनका जो टारगेट रेट है, यानी कि उनकी जो एक नॉर्मल इकोनॉमिक जो चलती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो 2% के आसपास चलती है। यानी कि वहाँ की इकोनॉमी जो 2% इकोनॉमी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रखी है काफ़ी समय से, और वही उनका एक टारगेट है कि हमें, आप देखोगे हमने एक यूएस प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन बनाया है जो हमारा एक लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम मॉडल में तैयार किया। उसके बेसिस पे जो अब तक न्यूज़ है आप देखोगे कि ये करीब करीब इसको 1 साल लगेगा इन्फ्लेशन को 2% पहुंचने में, जो टारगेट रेट है 6 से यहाँ आने में। तो जब तक ये नहीं आएगा तो ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो जो आरबीआई ने आज जो रेपो रेट को कम किया, माफ करना, जो अनचेंज किया है, वो असर उसका दिख रहा है। जैसे रियल एस्टेट के जो शेयर हैं डीएलएफ के, गोदरेज प्रॉपर्टीज के, प्राइस बढ़ गए हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि इनके पास 2% है, अब वो बढ़ गए हैं करीब 4% डीएलएफ का, और 6% गोदरेज प्रॉपर्टीज के आसपास बढ़ गए हैं। तो थोड़ा समझ के रहिए, क्योंकि एक सेंटिमेंट बनता है, एक बबल बनता है। एंड
दोस्तों और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब काफी समय से चल रहा है, वो एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि एक इन लीनो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ड्राउट की बन सकती है सिचुएशन, तो भी कहेंगे हम कि बारिश कम होगी, मानसून कम आएगा करीब 10 से 15%। तो इन लीनो का अगर असर आएगा तो उसका असर हमारी जो हमारी जो फसल है, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर पड़ना शुरू होगा। तो फिर काफ़ी सारे इन्फ्लेशन के पॉइंट बन सकते हैं आने वाले कल के अंदर। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, तो इसका असर दोस्तों जाएगा हमारे पूरी इकोनॉमिक के ऊपर और रियल एस्टेट, जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है। तो इन सब कंसिडर को हम करते हुए अगर किसी को फर्दर अगर कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आरबीआई ने मूव किया है, मे बी आपको फोन रिसीव होंगे ये फ्रॉम दी ब्रोकर साइड, फ्रॉम दी डेवलपर साइड, बिल्डर साइड, कि यार आरबीआई ने अब इंटरेस्ट को जो है अनचेंज कर दिया है, या कुछ ये भी कह सकते हैं कि कम कर दिया है, और आप घर खरीद लीजिए, तो यहाँ पे मेरा, या इन्वेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं तो दोस्तों वेट कीजिए। और क्योंकि अभी काफ़ी सारी सिनेरियो हैं जो मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, उनको भी कंसीडर करना है। एंड फर्दर अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए है, क्योंकि अगर आप लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की तरफ जा रहे हो, या फिर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जा रहे हो, या यू हैव प्लान टू इन्वेस्ट सम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, मैं ललित रावत, मैंने एज ए डीएलएफ लिमिटेड में मैंने काम किया हुआ है 2007 से लेकर 2016 के बीच में एज ए सीनियर ऑफिसर। आई वर्क देयर सम SEZ प्रोजेक्ट्स भी हम असिस्ट करता था मैं। डीएलएफ साइबर सिटी है, गुड़गांव में है, कई सारी चीज़ें हैं हम करते थे। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या इन्वेस्ट करना है, और यू हैव सम सेकंड थॉट, सम ओपिनियंस, और आपको लगता है कि हमें इसकी रिसर्च, लगता है कि ये रिसर्च आपके लिए है, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक्स या फिनेंस या मैथमेटिक्स की जो स्टैटिस्टिक की जो चीज़ें हैं, हम उनको इंटीग्रेट करके हम एक एक लॉजिकल कंक्लूजन के बेसिस पे आते हैं विद सम एविडेंस, सम एक्चुअल एविडेंस के साथ। सो इसके रिगार्डिंग अगर हमारी कोई आपको हेल्प चाहिए होगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज होगा। आप हमारे दिए नीचे स्क्रीन पर हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इस पर रिसर्च करके आपको रिपोर्ट फीडबैक देगी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या वो जो प्रॉपर्टी के दाम जो आप ले रहे हो वो वैल्यूएशंस करेक्ट है या ओवर प्राइस है, व्हाटएवर। तो दोस्तों, मैं हूं ललित रावत और आप देख रहे थे हमारा चैनल